बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी। आज जब हम शो की तैयारी स्टूडियो में जाके करने लगे थे तो मैंने बाहर विंडो से देखा, वेदर इतना अच्छा वेदर मुझे लगा क्योंकि हवा चल रही थी। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि हम आज बाहर से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, तो टीम लाइक ओके। तो हमने भागम दौड़ में अपनी सारी सेटिंग की और हमने सोचा कि सुबह सुबह अगर आप लाहौर में उठे नहीं हैं, अभी अपने कमरों के अंदर हैं, तो हम आपको बता दें कि वेदर बहुत अच्छा और बारिश होने लगी है। मैं बार बार गई थी जल्दी लाइव आ जाए ताकि बारिश जो है वो ना हो और हम उसमें अच्छा वेदर कर सकें। नताशा को यूजुअली मैं स्क्रीन के ऊपर देखती हूँ, तो मैं मौसम का हाल बता रही थी, तो आज मैं थोड़ी जेलस हुई। मैंने कहा ये सुबह सुबह अच्छे मौसम में क्यों जाए, मैं भी जाऊँगी और मैं भी इंट्रोडक्शन दूँगी आपको कि आप इस अच्छे वेदर को एंजॉय करें। सुबह उठे, अच्छा सा कॉफ़ी का कप लें, चाय लें और उसके बाद आप बाहर लॉन में कहीं भी, अगर ऑफिस जा रहे हैं तो गाड़ी की जो शीशा है उसको नीचे करने ताकि आपको वेदर अच्छा लगेगा। सो नताशा इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद है। मैंने कहा नताशा से भी बात कर लेते हैं। आज ही नताशा, आपको भी मैं आपसे थोड़ा जेलस हुई हूँ, ये मैंने ऑनियर अनाउंस किया है कि आप हर रोज़, वैसे जेलस होने वाली बात इससे अच्छे मौसम में होती है, गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? मैं बिल्कुल ठीक नताशा। सो वेदर तो अभी बहुत अच्छा है, बारिश होने वाली है। हाँ, बारिश बूंदाबांदी हो रही है। मैं अब छतरी के लिए स्टैंड बाय खड़ा मैं सोच रही थी कि जाते हुए छतरी ले जाती हूँ, ये ना बारिश तेज हो जाए, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ नहीं होता, अभी बूंदाबांदी को एंजॉय भी करना लेकिन ये हवा जो है ये बहुत अच्छी लग रही है। तो नताशा क्या अपडेट है वेदर की, जरा थोड़ी सी बताएं हमारे देखने वाले को। सुबह जब मैं 8 बजे के बुलेटिन में बीपर दे रही थी तो इतनी तेज धूप थी कि इवन मैं पीछे प्रोड्यूसर को कह रही थी कि यार जल्दी ले लें, यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, और हब्स इतनी ज्यादा थी कि सांस लेने में भी दुश्वारी आ रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एकदम से मैं बीपर दे के बाहर निकली तो दोबारा से जब वेदर देखा, मुझे कैमरामैन कहते हैं मैडम जल्दी से बाहर और वो देखें, मौसम देखें। मैंने कहा ये क्या हो गया, अभी तो धूप थी। लेकिन मौसम ऑल्दो शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा हो गया। सुबह मैंने बीपर में भी कहा कि अल्लाह करे बारिश हो जाए और हमारे जो मुरझाए चेहरे हैं वो खिलखिला उठे। और बिल्कुल, तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ और मांग लेती। यही जितना अच्छा प्लेजेंट वेदर है। आपको बताते चलिए हमारे ऑफिस का जो लॉन है और ये हमारी ग्रीन स्क्रीन है जिसके आगे हमें फायदा होता है। भाई मुझे छतरी दे दे, मैंने स्टूडियो में जाके बाकी काम भी करने। सो ये मैं छतरी लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नताशा, आप भी ले लें। अच्छा ये उड़े ना। तो नताशा मुझे ये बताएं कि ये जो बारिश के हवाले से, चूंकि महकमा मौसमियात भी प्रेडिक्ट करता रहता है, क्या अपडेट है, कितने दिन बारिश रहेगी? अभी ये जो स्पेल है बारिशों का ये 20 जुलाई तक रहने वाला है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है, PDMA की जानिब से भी हाई अलर्ट कर दिया गया है कि बारिशों का जो सिलसिला है इस दफ़ा ज़्यादा होने वाला है। और तकरीबन इस दफ़ा महकमे मौसमियात की जानिब से भी ये बताया गया है कि जो 30 साल का रिकॉर्ड है वो टूट चुका है अरमला। अच्छा। पिछले दिनों की जो बारिशें हुई हैं वो इतनी ज्यादा बारिशें थी। अभी भी यही कहा जा रहा है कि हैवी स्पेल इस दफा बरसेगा। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हैवी स्पेल है ये बरसे जरूर, लेकिन जो नुकसान होता है वो नुकसान ना हो। तो महकमे मौसमियात की जानिब से तो बता दिया गया कि बारिशें 20 जुलाई तक रहेंगी। अलबत्ता ये जो, अगर हम इंतजामिया की बात कर लेते हैं तो उनकी जानिब से आपको पता है सड़कों पे नदी नालों का मंजर पेश हो रहा होता है, और जितना मुझे बुरा लगता है तो शायद बाकी सबको भी बुरा ना जाए। So yeah, that's how it's going to be। इससे पहले कि बारिश तेज हो और हमारे हालातों वाक़यात बिगड़ जाए और हम स्टूडियो का काम ना कर सके। सो थैंक यू वेरी मच नताशा फॉर ज्वाइनिंग अस। हमने सुबह सुबह नताशा को भी बुलाया और सोचा कि आज बाहर इस ग्रीन स्क्रीन के आगे से इंट्रोडक्शन किया जाए इस शो का थोड़ा सा, ताकि आपको भी पता लगे कि आप घर के अंदर बैठ के बिल्कुल मिस कर रहे हैं इस अच्छे वेदर को। बाहर निकले, ऑफिस जाएं, वेदर एंजॉय करें। और हमें एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको स्टूडियो से ज्वाइन करूंगी। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आए हैं। हमने कहा स्टूडियो से भी अब कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें जो होती हैं आप तक पहुंचाई जाए। मेरी टीम ने सुन लिया था, फ़ौरन से चाय भी आ गई। अच्छे वेदर की मुनासबत से ये चाय का आना बड़ा ज़रूरी होता है, सुबह सुबह वो भी, और अच्छी चाय का, और मुझे अच्छी चाय मिलती है। हाँ अच्छी मिलती है। चले जी आगे बढ़ते, मुल्क की सियासत की बात करेंगे। जी अच्छी ख़बरें मुश्किल से आती हैं, लेकिन मैं आज अच्छे और खुशगवार मूड से ये ख़बरें दूंगी
चाहे वो आपको बुरी लगे या अच्छी, क्योंकि मौसम अच्छा है तो मेरे मूड पे उसका असर हुआ है। लेकिन कल फेड की जानिब से जी एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसके मुताबिक मौजूदा मखलूत हुकूमत जो है आइंदा 18 महीने या इससे आगे तक इक़्तिदार में रहेगी। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिना मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतज़ामिया इक़्तिदार में आ सकती है, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया। और इमरान खान साहब जो है मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत में ही रहेंगे। एक मालियाती अदारा जी हमारे गवर्नेंस के हवाले से उसने रिपोर्ट शाया की है और ये रिपोर्ट किस कदर दुरुस्त साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ कौमी और सूबाई असम्बलियों के हवाले से बात करें तो मखसूस नशिस्तें PTI को देने के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उस पर इलेक्शन कमीशन का हम इजलास आज होना है। इजलास में जो अदालती हुक्म है इसकी रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर भी किया जाएगा। दूसरी तरफ जी PTI पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी के ऐलान के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दावों से होती हुई बात, मामला जो है वो पार्लियामेंट में जाने के हवाले से बातें और ख़बरें आ रही हैं। इत्तेहादियों से मशवरा करने के बाद इस बयान ये आया सामने कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी बार बार अपने बयानात में कह रही है और PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से उन्होंने भी एहतजाज या इख्तलाफ किया है। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट, तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार कराएं, उसके लिए हम माज़रत खाएँ क्योंकि हमने बाहर इंट्रोडक्शन किया। सो आई होप आप भी इस वेदर को एंजॉय कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्र है कि मौसम अच्छा हो रहा है जी। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, सियासत का मौसम PJ साहब नहीं सही होता और ये कभी भी ठीक नहीं होता जब से हम खबरें दे रहे हैं, सुन रहे हैं। अब एक और रिपोर्ट आई है फिच की, इसके मुताबिक जो आइंदा आने वाले दिनों में जो बानी PTI हैं वो बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे और ये जो हुकूमत है ये 18 महीने से ज़्यादा इक़्तिदार में रहेगी, ये रिपोर्ट कह रही है। अच्छा देखें, आप किसी को बंद करते हैं ना फॉर वॉट एवर रीजंस, दुनिया का एक दस्तूर है, आप असूल कह लो, वो बाहर एक निकलता है एक हीरो की एक शेप में। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में आप चले जाएं, नेल्सन मंडेला 24 साल रॉबिन्स आइलैंड पे रहा है वो, और वो तो बहुत ही छोटी जगह है। मैंने देखा तो मैं तो हैरान हूँ कि वो 24 साल किस तरह वहाँ रहा है। बहरहाल जब आप इमरान की बात करते हैं, ये एक नई एक आप कह लो कि ट्रेंड नहीं है। आपने पहले ये सारी चीज़ें, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपने नवाज शरीफ के साथ भी किया, आपने बेनज़ीर के साथ भी किया, ज़रदारी के साथ भी किया, आज इमरान के साथ हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज़ कि जो आपका बुनियादी सवाल है वो ये कहता है कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। हम ये कर रहे हैं एक दूसरे को एलिमिनेट करने की, पॉलिटिकली एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, रादर कि हम बैठ के एक दूसरे से बातचीत करें। अभी 2-4 दिन हुए, नहीं जी PTI को बैन कर दें, उसको बैन कर दें। आपने NAP को बैन किया था, वो ANP होके आ गई। तो आप बैन नहीं कर सकते किसी को। तो ये बड़ी अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल जमात है। अफसोस है कि वो रीजनलाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड हो गई है, बट उसका अच्छा एक फैसला है। एंड आई एम श्योर PMLN भी ये नहीं चाहती थी कि ये इनको बैन हो। ये एक टेस्टर थ्रो किया जाता है, फीलर थ्रो किया जाता है और उसके बाद पब्लिक से आपको पता चल जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इस वक्त मैं यही कहूँगा, जो आपने 18 महीने की बात की है, हमें क्या कहूँ, ये जो मुल्क है ना, हम डंडे से चलने वाले हैं, हम प्यार से नहीं चलने वाले। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने हमेशा देखा है, जब वो कहते हैं ना जमहूरियत होती है, फौज लेके आओ, फौज आती है, जमहूरियत आओ। हम कहीं टिकते ही नहीं है, हम टिकते ही नहीं कहीं। और आप कहते हैं कि हुकूमतें चेंज करो। भाई आप जिसको मर्जी, ये PTI बैठी है ऑपोजिशन के अंदर, क्या ये गवर्नमेंट इन वेटिंग एक्ट कर रही है? ये तो लगी हुई है। भाई आप मना, आपकी निशस्तों का एक इशू है, बट पार्लियामेंट के अंदर तो कोई आप पॉजिटिव रोल प्ले करो ना। कोई हुकूमत के साथ कोई ऐसी आप डिबेट में जाओ, डिस्कशन में जाओ, जिसमें अवामी इंटरेस्ट आए। ये लगे हुए मेरी सीट गई है, मेरी वो चला, एक्सेप्टेड, वी एक्सेप्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट का टाइम ज़ाया न करें। इस वक्त जो भी हुकूमत होती है वो इसी हालत में होगी। क्यों? क्योंकि आपके मैशी हालत बहुत ख़राब है। और अगर आप इसको मैं कहूँगा कि आप कहते हैं कि जी ये PTI आके ठीक कर देगी, ये ख्वाब में मत रहे आप। अगर होती तो मुझे आज पार्लियामेंट में पता चलता PTI तो ये करेगी,
पीटीआई तो ये करेगी, लेकिन वो तो बात ही नहीं हो रही। मुझे तो इनसे पता चल रहा है। सो बेसिकली हमें वो लोग चाहिए, आपने एक इशारा किया टेक्नोक्रेट्स का, हमें वो चीज चाहिए कि जो कि मुल्क को आके एक्चुअली क्वालिफाई करके चलाएं। आपके पास बड़े अच्छे लोग हैं, गौहर एजाज जैसे हैं, आपके पास अकील रेड्डी जैसे हैं, आपके पास कई लोग हैं, मियां मंशा है, आपके पास ये सक्सेसफुल नाम दे रहा हूँ आपको मैं, और कई और है, साद रसूल है, कई हैं आपके, आप साद नजीर, अब ये कई लोग हैं। आप इनसे मशवरे लें, आप इनसे कहें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम अपने बिजनेस और जो कमर्शियल एरियाज है इसको कैसे प्रमोट करें, वो हम नहीं कर रहे। अच्छा, एंड दैट इज अ सैड वे। मीर साहब, आपने बात की है कि टेक्नोक्रेट्स हो, हमारे पास इतने क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, लेकिन हमने इन हुकूमतों में, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, यहाँ पे हमें भी पता है कि एक वो सियासत है जहाँ पे मेरे मुताबिक, या मैं एज ए लेमैन अगर ऑब्जर्व करूँ तो क्वालिफाइड लोगों को या तो काम करने नहीं दिया जाता, या उनको वो स्पेस नहीं दी जाती, या उनके लिए वो एक्सेप्टेंस लेवल मौजूद नहीं है हमारे इन पॉलिटिशियंस के अंदर। दो कि इस वक्त हुकूमत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि उनको वो प्रॉपर स्पेस या मार्जिन नहीं मिलता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी। यू थिंक कि हमें इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि हम अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपने इन सारे मामलात को, जिससे आपने कहा कि प्रोग्रेसिव किस्म की चीज़ें या इकदाम किए जाएँ, उसके लिए इन क्वालिफाइड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है? हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ द विल टू वर्क इज नॉट देयर, सिंपल एज दैट। हम काम नहीं करना चाहते, और आपने कहा कि ये जो ऑफिशियल्स हैं इनको काम नहीं कर देना, वो उनको इजाज़त नहीं मिलती या उन पे प्रेशर होता है, तो आप अपना कैरेक्टर दिखाओ, रिजाइन कर दो। आप एक सीट पे आते हो और अगर आप ईमानदारी से डिलीवर नहीं कर सकते तो मेरे भाई या बहनों रिजाइन कर दो, छोड़ दो अपने जॉब्स को। मुल्क के साथ मैं कहूँगा आप गद्दारी करोगे कि जब आप खुद काम नहीं करोगे और गलत काम को आप नहीं करना चाहोगे, बैठोगे भी, तनख्वाहें भी लोगे, काम भी नहीं करोगे, तो ये गद्दारी है मुल्क के लिए, क्योंकि टैक्स का पैसा इनकी तनख्वाहों में जाता है। सो आप एक चीज करें, आपको कोई गलत काम कहता है आप छोड़ दें। पुलिस के अंदर मैं हैट्स ऑफ टू सम ऑफ द एसएचओज एंड इंस्पेक्टर्स जिन्होंने अपनी पोजीशनें छोड़ दी हैं कि उनको प्रेशराइज किया, उन्होंने कहा हम नहीं करते। ये होती है खुददारी, ये होता है कैरेक्टर। हर एक का एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर रहो, कानून के अंदर रहो। जब हम कहते हैं ना अवाम को कानून के अंदर रहो, तो इन इदारों को भी कानून के अंदर रहना चाहिए। ये रहेंगे, अवाम भी रहेगी, हमारे काम भी हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यही सवाल किया है, क्योंकि हमारी विल होनी चाहिए काम करने की, वो वी डोंट हैव द विल, क्योंकि हमें तनख्वाह मिल जाती है हुकूमत की तरफ से, हम बैठे हुए हैं मजे से, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। कोई कैरेक्टर दिखाएं, अपना काम करें, ये काम नहीं करते। ठीक हो गया। मीर साहब, दूसरी जानिब ये जो मौशी हालात हैं या वाक़यात हैं या जो हमारी इस वक्त स्टेटस है इकॉनमी को लेकर, ये बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। दो कि हम इस पे बात भी कर रहे हैं कि जी हालात शायद मैक्रो लेवल के ऊपर बेहतर हो रहे हैं, मौशी इशारिये पता नहीं जो हुकूमती वुज़रा या लोग कह रहे हैं ये कौन से इशारिये देख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक तक तो इसका कोई असर नहीं आया। बिजली महंगी है, पेट्रोल आए रोज़ महंगा हो रहा है, बाकी जो बिल्स के मामलात हैं, टैक्सेशन का मामला एक तबका है वो पिसे जा रहा है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सो ये जो हमारी ओवरऑल इकॉनमी या हमारे अवाम का हाल है, ये आपको लगता है कि बेहतर होगा, या इन सियासतदानों की कोई पॉलिसीज़ या स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं कि चीज़ें ये बेहतरी की तरफ जाएंगी ना कि वर्स्ट होंगी, क्योंकि ये फर्दर लीड करेगा आपके ओवरऑल माशरती रवैयों के ऊपर भी, जो अभी भी कर रहा है कहीं ना कहीं। देखिए जी, मैं बड़े अफसोस के साथ, माजरत के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि याद रखो कि जैसी कौम वैसे ही लीडर्स। आपकी आवाम चोरी करती है, सारी नहीं, आपकी काफ़ी बड़ी आवाम जो है वो चोरी कर रही है बिजली, और बिजली के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसे लोग रखें जो कि इन बिजली को पकड़ें। आपकी इतनी पिलफरेज है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा, इसलिए नहीं पकड़ते, सारों के खांचे लगे हुए हैं। अब खांचे जब लगे हैं तो कौन ठीक करेगा? ये इस वक्त जो आपकी जो चीफ मिनिस्टर है ना जी, इधर मरीम नवाज जी, मुझे इन पे बहुत एक मैं क्या कहूँगा कॉन्फिडेंस है, ये कर सकती है। प्रोवाइजो
कि ये अच्छे लोग और अच्छे एडवाइजर्स अपने साथ रखें। शी हैज़ द कैपेबिलिटी। मैंने देखा है, इनमें फायर है, इनमें एक जज्बा है, ये कर सकती है। लोग इन पे तनकीद करते हैं हर किस्म की, ये वो, ठीक है, करें, नो इश्यूज, बट द क्वेश्चन इज आप मेटल को देखें, पोटेंशियल को देखें। आई सी द पोटेंशियल दैट शी कैन डिलीवर, बिकॉज 2-4 चीजें मैंने देखी हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज नॉट इनफ। पंजाब को रूल करना मीन्स रूलिंग पाकिस्तान। तो इसलिए जब तक आप अच्छे लोग नहीं लगाएंगे, आपके काम नहीं होंगे। हमारे पास हर किस्म का सोल्यूशन है। आपने महंगाई की बात की, मैं इस वक्त 200 आदमी, चलो लाहौर के अंदर अभी लगा दूं, खुदा की कसम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल कर लें, आपकी कीमतें बिल्कुल रीजनेबल आ जाएंगी। एक जगह आपको 600 रुपए का नींबू मिल रहा है, एक जगह आपको 250 रुपए का नींबू मिल रहा है किलो। ये मुझे बताएं, इतनी डिस्क्रिपेंसी कोई चेक करने वाला नहीं है। ये मैजिस्ट्रेट्स क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम है? इनका देखो ना, अगर ये मैजिस्ट्रेट्स ईमानदार हैं, इनका काम है पकड़े इनको, इन सब्जी वालों को पकड़े। देखो ना, सब्जी वाला का डायरेक्ट कांटेक्ट है विद द पुअर मैन, विद द पुअर पीपल। तो जो पुअर पीपल उसके पास सब्जी के पास जाते हैं, वो तो लूट के खा रहा है, और लूट के खाने के अलावा ये टैक्स देता है, 1% का टैक्स नहीं देता है। इस पर टैक्स लगाओ। पूरी दुनिया के अंदर रेडियो पर टैक्स लगता है। ये मीर साहब, वो जब रेडी वाले से पूछे, वो कहते हैं जी मिडिल मैन जो है हमें उसको इतना पे करना पड़ता है। यानी वही बात है कि यहाँ पे लोगों ने ही सिस्टम को इतना बिगाड़ दिया है कि आप किसी एक को पकड़ें तो वो अपना इल्जाम दूसरे पे लगा देता है। अनफॉर्चुनेट है। थैंक यू जी, सॉरी, आप अपनी बात। मैं आपको फाइनल बता दूं, ये लेस्को नहीं जी, ये मीटर लगाता है को 5 या 6 हजार रुपए का एक बिल्डिंग के अंदर, डिफेंस के अंदर। कैन यू बिलीव, मीटर लग रहा है 2,62,000 का। ये एयर एवेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ। 2,62,000 लोग चीखें मार रहे हैं कि 6,000 रुपए का मीटर इतने लग रहे हैं। वो कहते हैं जी ये लेस्को वालों ने रिश्वत ली है। That's so unfortunate. लोगों ने इस सिस्टम को ही बिगाड़ा हुआ है। जब तक हम इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर इदारों की हद तक मामलात को बेहतर नहीं करेंगे, फिर आप इस मुल्क के हुक्मरानों पे इल्ज़ाम कहीं ना कहीं नहीं लगा सकते। हम ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। महंगाई के हवाले से अब बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का मामला दिन ब दिन बढ़ रहा है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। जिससे पूछो वो यही रोना जो है वो रोता हुआ नज़र आता है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। इस वक्त मुल्की मईशत जो है शदीद बहरान का शिकार है जी, और आए रोज़ पेट्रोल हो, बिजली हो, इनकी कीमतों में इजाफा भी हो रहा है और आवाम इससे खासी परेशान भी है। आलमी जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उन्होंने भी पाकिस्तानी मईशत के हवाले से एक रिपोर्ट में वाज़े किया है कि नए IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए जो फंडिंग का मामला है वो तो बेहतर होगा, मगर इसकी वजह से महंगाई और समाजी तनाव बढ़ने का भी बहुत खदशा है। पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त किस नहज पे है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके आम आदमी के ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह के असरात होंगे, इस पे बात करेंगे। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मईशत हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये जो महंगाई का मामला है ये दिन ब दिन वर्स्ट ही हो रहा है, चाहे पेट्रोल हो, बिजली हो, फिर आगे आइंदा वाले दिनों गैस का मामला हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इनका डायरेक्टली असर आवाम के ऊपर पड़ रहा है। आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई चीज़ बेहतर होती नज़र आएगी? दो के IMF प्रोग्राम के हवाले से मूडीज़ ने तो कहा है कि जो बेहतरी के इम्कानात हैं फंडिंग को लेकर, लेकिन इसके असरात जो है हम आदमी के ऊपर आएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि IMF प्रोग्राम में बिजली का जो निज़ाम है उसके ऊपर जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो ज़्यादातर बिजली के बिल बढ़ाने से उनके खसारे पूरे करने हैं, ना कि सस्ती बिजली लाना या बिजली की चोरी को रोकना या रिफॉर्म्स करना। सो आई थिंक कि ये जो है सबसे बड़ा जो कॉस्ट पुश फैक्टर इस वक्त इन्फ्लेशन में है, वो है कि आपकी बिजली जो है वो महंगी होती जा रही है और इसके साथ साथ आपकी एनर्जी कॉस्ट जो हैं वो भी ऊपर जा रही हैं। और
तीसरा जो इम्पैक्ट है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेड हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो बिजली बना रहे हैं वो भी हम इम्पोर्टेड फ्यूल से बनाते हैं, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो है ही ज़्यादातर इम्पोर्टेड, सो उस पर डिवैल्यूएशन वगैरह का भी खासा असर पड़ता है। सो आगे चल के अनसर्टेनिटी खासी ज़्यादा है इन पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर की, और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर इंटरनेशनल हालात में कोई प्रॉब्लम आती हैं और एनर्जी डिसरप्ट भी होती है तो वो भी एक इफ़ेक्ट आ सकता है। और सो फैक्टर्स जो हैं अनसर्टेनिटी के वो खासे ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल रिस्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। सो इकॉनमी के ऊपर इस वक्त कोई खुशखबरी इस तरह से नहीं है जो कि हम समझते थे कि अगर IMF प्रोग्राम आ जाएगा तो उसका एक मोमेंटम होगा। वो मोमेंटम हमें स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा नज़र आया है, लेकिन आगे चल के उसके ऊपर मुस्बत किस्म की काम करने की ज़रूरत थी, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ढूंढने की ज़रूरत है, अनसर्टेनिटी को कम करने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी जो है उसको कम करने की ज़रूरत है, डीरेगुलेशन की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन इफेक्टिवली करने की ज़रूरत है। सो बहुत बड़ा एजेंडा है जो जिसका होना ज़रूरी है, लेकिन उसके रास्ते में ख़तरे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपके मुताबिक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इक़दाम हमें करने होंगे, तभी जाकर ये चीज़ें शायद हम इसको इनिशिएट कर पाएंगे बेहतरी की तरफ। अच्छा, बिजली की आपने बात की, एनर्जी सेक्टर की, और आपने कहा कि बर्डन मज़ीद ज़्यादा होगा और अभी भी बर्डन कुछ कम नहीं है सलमान शाह साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और जब भी हुकूमत इस हवाले से कोई मौक़िफ़ देती है तो वह पिछली हुकूमतों के ऊपर ब्लेम डाल देती हैं, और ये हर दौर में रहा है कि जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के ऊपर, उसके इक़दामात के ऊपर, उसकी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करती है, और फिर कोई लॉजिक नहीं बचती। आवाम कहती है कि क्या किया जाए, हर कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो आप थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो बिजली महंगी होना है और आए रोज़ महंगी होना है, इसका भी हम पे डायरेक्टली असर पड़ेगा? जी, पहली बात तो ये है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मायदे हैं IPPs के जी, वो खासे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, और जिन्होंने भी ये मायदे किए हैं उनको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एक ऐसी इकॉनमी में जहाँ पे एक्सपोर्ट्स बहुत कम होती हैं उसमें हमने ये मायदे किए हैं जो सारे डॉलर्स में हैं। फ्यूल भी उसका डॉलर में आता है, उसकी कीमत जो है, कैपेसिटी पेमेंट भी डॉलर में है, हर चीज़ डॉलर में है, और जब आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो फिर डॉलर्स आप कहाँ से लाएंगे इनको पे करने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये है कि ये मुआहदे ज़रा एक्सपेंसिव हमने किए हैं, सस्ते नहीं किए जो नॉर्मल हमारी नेबरहुड में हिंदुस्तान ने जिस तरह किए या बांग्लादेश ने किए, उनसे हमने बहुत महंगे किए। सो इसका सलूशन अब आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। तो IMF कहता है कि जब तक आप कोई ऑल्टरनेट नहीं करते उस वक्त तक इसकी पूरी कीमत जो है इस बिजली की ये आप रिकवर करें कंज्यूमर से, जिससे ये होता है कि इन्फ्लेशन भी होती है, लोगों की परचेसिंग पावर भी ख़त्म होती है, गुर्बत होती है, तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर पाकिस्तान इसको सोलराइज कर ले या हाइडल जो डैमों से बिजली बनती है उस डैम्स ने बनाए तो फिर ये बिजली महंगी जो है ख़त्म होनी शुरू होगी और उससे आवाम को भी रिलीफ मिलेगी और हमारी इंडस्ट्री जो है वो कम्पेटिटिव होगी। बिजली की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है नॉन कम्पेटिटिव है, दुनिया की मार्केट्स में हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते क्योंकि बिजली बहुत महंगी है। इसलिए ये आई थिंक एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इशू है जिससे ये हमारा बेहतरी आने की उम्मीद होगी।
लेकिन इस सारे काम के लिए आपको बेशुमार इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जो है वो ना तो हमारा इस वक्त इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ऐसा है कि कोई हमारे लोकल लोग भी इन्वेस्ट करें या बैरून मुल्क से यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हाँ, एक ऑप्शन है और वो पहले भी हमने इस्तेमाल की है कि वो चीन के साथ हमारे जो तल्लुकात हैं उसका फ़ायदा उठा के उधर से इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन उसके लिए भी हमें माहौल बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनानी पड़ेगी ताकि चीनी इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और कंपेटिटिव बेसिस पे करें। ये ना हो कि हम फिर कोई ऐसे मायदे कर लें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जिसके ज़रिए से फिर इकॉनमी हमारी और प्रेशर में आ जाए। सो बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं इकॉनमी के। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले 75 साल में जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस रही हैं उससे ज़्यादा मुश्किल हालात हो चुके हैं। सो आई थिंक इसके लिए बड़ी लीडरशिप की ज़रूरत है, बड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपने देखना है कि कौन से इक़दाम आप करेंगे जिससे इकॉनमी बेहतर हो। अच्छा। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त इकॉनमी को हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए और बाकी काम जो है वो होते रहेंगे, लेकिन हमें इकॉनमी जो है उसके लिए तमाम इक़दाम करने चाहिए ताकि इकॉनमी जो थोड़ी बहुत स्टेबल हो रही थी, IMF प्रोग्राम बन गया था, इससे बेनिफिट करके और स्टेबिलिटी लाएं और अनसर्टनिटी को कम करें और इन्वेस्टमेंट को किसी तरीके से चालू करें। अच्छा सलमान शाह साहब, अभी आपने क्लैरिटी की बात की और आपने कहा कि हमें बहुत इमीडिएट ऐसे इकदाम करने चाहिए और प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी इस इकॉनमी को। डू यू थिंक कि मौजूदा हुकूमत, चूँकि इसहाक डार साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने पिछली हुकूमत के ऊपर मलबा डाला और जब ये जो नए मिनिस्टर आए हैं औरंगज़ेब साहब, इनको भी यही कहा गया था कि जी ये बेहतरी लाएंगे। डू यू थिंक कि हुकूमती प्रायोरिटी का हिस्सा है हमारी इकॉनमी, या हम कोई इस तरह के मौजूदा हालात के अंदर ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि चले अभी फौरी तौर पर इसका असर नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा इन इकदाम का? आई थिंक इस वक्त जो है पॉलिटिकल जो लोग हैं इनको मिल के टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो टेम्परेचर इस वक्त 86 दर्जा हरारत हमने ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर किया हुआ है और रूल ऑफ लॉ जो है और कोर्ट्स को हमें करना चाहिए और मुस्तहकम और इनको इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो रूल ऑफ लॉ देखता है और वो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखता है और इस वक्त ये जो चीज़ें हैं रूल ऑफ लॉ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। सो आई थिंक वक्त आ गया है कि अब सारे लीडर्स जो हैं वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें और पाकिस्तान को इस वक्त ख़तरे से बचाएं। बहुत ज़्यादा ख़तरा है पाकिस्तान का, कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। पोलराइजेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसको भी कम करने की ज़रूरत है। तो हीलिंग टच बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से फिर इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। सो अगर हीलिंग टच आ जाती है तो फिर इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी है नंबर 1 के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ये जो बजट है इसमें हमने हुकूमती अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। 28,000 अरब रुपया हुकूमत जब खर्च करती है तो पाकिस्तानियों को पता है कि हुकूमती इदारे खर्चा सही तरीके से नहीं कर सकते। इससे बेहतर ये है कि ये खर्चा प्राइवेट सेक्टर से हो। सो मार्केट इकोनॉमी को तरजीह देना, मार्केट इकोनॉमी के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, मार्केट इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चलाना, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं।
अच्छा शाह साहब, आपने अभी बात भी की जिस तरह से, ठीक है, आपके मुताबिक हमें बहुत इमीडिएट चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी जानिब मैं टैक्सेशन के मामले को भी ज़रूर जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगी। पाकिस्तान के अंदर हम टैक्सेस हर चीज़ के ऊपर अदा करते हैं और सैलरी क्लास तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहा है, डबल से ट्रिपल हो चुके हैं अब टैक्सेस। इंटरनेशनली भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, इस बात से हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ की स्टेट्स, वहाँ की रियासत जो है वो इस टैक्सेस के बदले जो वो चार्ज करती है आवाम से, उनको फैसिलिटीज़ भी देती है, तो इसलिए वहाँ पे टैक्सेशन को लेकर लोग इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करते। यहाँ पर जब मामला आता है तो हम टैक्स भी दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं सैलरी क्लास की बात कर रही हूँ जिनको सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है, और जो टैक्स स्लैब चेंज हुआ है। डू यू थिंक कि हमें इस पे भी गौर करना चाहिए कि जो लोग हम टैक्स दे रहे हैं उनको एटलीस्ट स्टेट फैसिलिटेट करे? चले फैसिलिटेट नहीं कर सकती तो उन लोगों से भी टैक्स ले जिसे एक स्पेसिफिक तबके को हमने बिल्कुल बरी ज़िम्मा कर दिया है इससे। देखिए, इशू जो है ना, जब आपके हालात इस तरह के हों कि इकॉनमी बिल्कुल स्टैगनेट कर रही हो, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस वक्त टैक्सों का भरमार करना ये पॉलिसी मेरे नज़र में सही पॉलिसी नहीं है। इस वक्त आपको, जैसे मैंने पहले कहा, कि हुकूमती अखराजात कम करने चाहिए थे। अगर 28,000 अरब की बजाय लेट से आप 22-23 हज़ार अरब कर लेते और 5-6 हज़ार अरब का ख़र्चा कम करते तो फिर आपको इतने ज़्यादा टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर आपका इकॉनमी में एक स्पेस निकलती इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, प्राइवेट सेक्टर को आप मोबिलाइज करते। बहुत से काम हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, लेकिन हमें पता है कि हुकूमत जब डेवलपमेंट के ऊपर ख़र्चा करती है तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो मुकम्मल ही नहीं होते। वो प्रोजेक्ट्स 10-10, 20-20 साल लंबे चल पड़ते हैं और उसका बेनिफिट भी कम आता है। सो आई थिंक हमें पूरी अपना स्ट्रक्चर हुकूमत का, किस तरीके से हम हुकूमत में अखराजात करते हैं, किन किन चीज़ों में हुकूमत मुलव्विस है। अब देखें, एनर्जी सेक्टर टोटली हुकूमत के मंजूर नज़र है। अगर हुकूमत चाहती इसको प्राइवेटाइज करके इसमें प्राइवेट सेक्टर कम्पेटिटिव मार्केट बनाती, जो कि हमारे पॉलिसीज़ थी ये कि ये प्राइवेट मार्केट बनानी है, बिजली की मार्केट होगी, और उसने 2015 तक बन जाना चाहिए था। आज 2024 है और अभी तक वो नहीं हमने किया। सो ये रिफॉर्म्स हमने जो करनी थी ये पाइपलाइन में थी, लेकिन हमने नहीं की, और इसलिए इस आपको डिस्कशंस आप देखती होंगी कि इसमें ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, एलीट जो हैं उनका रोल है। तो ये सारी चीज़ें अब ठीक करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और बड़ी क्लैरिटी के साथ ये हुकूमत को छोटा भी करना पड़ेगा, डीरेगुलेट करना पड़ेगा, फिर हुकूमती इदारों को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, फिर आपने अपने आप को कम्पेटिटिव दुनिया में करना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ पाकिस्तान के लिए पैदावार करनी है। इस वक्त हम अपना जो प्रोड्यूस करते हैं वो खुद ही खा जाते हैं। तो हमारी प्रोडक्शन की ग्रोथ जो है अब हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ चाहिए, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ चाहिए। सो ये दो चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत है, और उसका माहौल बनाना, उसके लिए अदारे बनाना, पुराने अदारों को ख़त्म करना, ये मेजर चैलेंज है हुकूमत के लिए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के पे ज्वाइन किया। जी, इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर एक गरीब आदमी के लिए एक वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर वुज़रा के लिए नए लग्जरी घरों का बनाना, उनकी कंस्ट्रक्शन पे पैसे लगाना, गाड़ियों के टायर के लिए 3-3 करोड़ रुपया मुख्तस करना, ये सब होगा तो फिर कहाँ पे हम सोचें और कहाँ पे ये आवाम सोचे कि ये आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब कुछ सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे। अगर आपका शुमार उन करोड़ों लोगों में होता है जिनका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, तो आपके लिए हरगिज़ ये हैरानकुन बात नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जहाँ हम बात करें, हमें अपनी जानिब जो कह लेना हमें एडिक्शन सी हो जाती है कि अगर आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अकाउंट है, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, मुख्तलिफ़ जगहों से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लाइफस्टाइल है, दीगर चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं, इवन जो ख़बरें हैं, वो सब हम इन सोशल मीडिया अकाउंट से देखते हैं। और फिर समटाइम्स ये सोशल मीडिया अकाउंट जो है हमें अपना इतना आदी बना लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट, कि हम इनके एल्गोरिदम्स और इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा हद तक फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि चंद फॉलोअर्स की बात करें, लाइक्स की बात करें, तो हमारे लिए वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि जी हम एक एक फॉलोअर को नोटिस कर रहे होते हैं। आपने अगर कोई वीडियो लगाई है, कोई पोस्ट लगाई है, उस पर लाइक्स आ रहे हैं, सो जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। मैंने बहुत सारे लोग इनमें शुरू में, आई गेस मैं भी उन लोगों में थी जिनको ने अगर कोई स्टोरी पोस्ट किया है तो मैं हर थोड़ी देर बाद देखती थी कितने व्यूज़ आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं। सो अब मैंने वाकई विद द टाइम इस चीज़ को देखा है कि ये एक एडिक्शन है जो शायद हम इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन आजकल बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा है और यंगस्टर्स के अंदर कि वो सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ जो है इससे असरअंदाज हो रहा है, उस पर कुछ ना कुछ। तो आज हम बच्चों को सोशल मीडिया के हवाले से कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, और साथ साथ ये जो हमारे फ्रेंड और लाइक्स वाला मामला है, इस पे कितना हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि हम इसमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। सोफिया सुहेल हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सोफिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सोफिया, डू यू अग्री कि हमारे यहाँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप शायद, मैंने विद द टाइम चूँकि मैं पढ़ रही हूँ या कुछ ऐसे, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर मैंने कोई स्टोरी या पोस्ट लगाई है, मैं हर 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद उसको देखूंगी कि उसमें कितने लाइक्स आए हैं, किसने व्यू किया है, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। सो मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से इसमें उलझे हुए हैं। एक्चुअली एक इंसानी नफ्सियात है, हमें अप्रिसिएशन चाहिए होती है। हाँ, यू सो राइट। ठीक है, और हम चाहते हैं कि लोग हमें जाने और पहचाने और हमारे काम को या हमारी चीज़ों को लाइक करें। ठीक है, ये एक ऐसा पहलू है इंसानी नफ्सियात का जो मजबूर करता है हमें इन सब चीज़ों के लिए, एक फैक्ट है। ठीक है, दूसरा एक जो चीज़ बहुत कॉमन है वो ये है कि हमें आदत हो जाती है स्क्रीन टाइम की और हम एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। हमें अच्छा लग रहा होता है, कोई हमें अप्रिशिएट कर रहा होता है, कोई अच्छा कमेंट आता है, वी फील गुड। हमारे ब्रेन को जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को प्लेजर मिल रहा होता है और वो प्लेजर इतना आदी हो जाता है कि हम उसको बार बार, वो ब्रेन हमें कहता है कि जी चेक करो, और हम दोबारा खोलते हैं, हमें पता होता है व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया, हम फिर भी खोल के चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता होता है ऊपर नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, लेकिन हम फिर भी ग्रेजुअली इंस्टाग्राम खोलना है, स्नैपचैट खोलना है, किसने क्या किसी की पोस्ट पे कमेंट किया है, हमने ये देखना है। तो ये एक नफ्सियात कि एक ऐसा पहलू है कि हमें मजबूर करता है, हम एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, आपने एडिक्शन की बात की है, अब अगर हमारे हाथ में स्क्रीन टाइम क्या बात करिए, हमारे हाथ में अगर फ़ोन नहीं, अभी ये कोई 10 मिनट पहले की बात है कि मेरा फ़ोन मेरी टीम मेंबर के पास था, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं करने को, क्योंकि मैंने हर ब्रेक में फ़ोन पे चेक करना है, कुछ भी देखना है, मैसेज आया नहीं आया, नोटिफिकेशन आया नहीं आया। तो हमारा जो स्क्रीन टाइम की आदत है वो इतनी ज़्यादा होगी कि फ़ोन के बगैर हमें लगता है हमारी लाइफ ही नहीं है। एक्चुअली हमने आदी बना लिया ना इसका। ठीक है, हम आदी हो गए हैं इस चीज़ के लिए। जिस तरह लग्जरीज होती है ना, इनके हम आदी होते हैं। पहले दौर में एसी नहीं होता था, अब हम एसी के बगैर रह नहीं पाते। इसी तरह पहले दौर में टेलीफोन होता था, बस पता होता था कॉल करनी है, लैंडलाइन होता था सिंपल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टच मोबाइल्स आए, उसके बाद फिर एक चीज़ें बढ़ती गई और फिर अब क्या हो गया, हम इसकी आदत हो गई, अब हम उसके एडिक्शन के तहत चल रहे होते हैं और एक ज़िंदगी का हिस्सा भी बन गया। और दूसरा एक ये चीज़ भी है कि कनेक्शन का बहुत ईजी वे जो है वो ऐप है, लेकिन ये कनेक्शन ओवरडू नहीं हो गया, ज़रा ओवरडन कर लिया हमने बहुत। एग्जैक्टली, हमने बहुत ज़्यादा कर लिया। इन्फॉर्मेशन की हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं उससे। मसला एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा है कि हम एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा चले गए हैं और हम उससे पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होता है वो हमारा कम हो गया है, हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से ये सारी सफरिंग्स हो रही हैं और हम इसको फेस भी कर रहे हैं। आप देखिए बच्चे कितने एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। बच्चे पढ़ाई के दौरान खोलते हैं मोबाइल,
डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है। सोशल लाइफ मुतासिर हो गई है बहुत ज़्यादा, आपने देखा बच्चों की सोशल लाइफ बहुत एक कमरे में बैठे हैं, आप कोई आधा पौना घंटा बात भी नहीं कर रहे आपस में, तो आपको फील और सबसे मजे की बात है कि ईद आती है लाउंज में बैठे होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ सिबलिंग्स बैठे होते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारकबाद मैसेज के थ्रू कर रहे होते हैं और ये बात नहीं करते। कम्युनिकेशन लैग कर गया है, हमारी कांटेक्ट करना लैग कर गया है। हम लोगों से, आपने देखे बच्चे लोग, सोशल एंजाइटी भी बढ़ गई है लोगों की, लोगों से मिलने से अवॉइड करते हैं जी, फ़ोन पे ही बात कर ले, ना जाना ना पड़े। ये चीज़ें हमारी लैग कर रही हैं, लेकिन वो मसला यही है कि रियलाइज़ कौन करेगा और ये कैसे रियलाइज़ होगा। अब मेरा ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हम ये सब बात कर रहे हैं, हमें खुद भी पता है, मुझे खुद पता है कि मैं गलत कर रही हूँ अपने साथ, और बहुत सारे ऐसे लोगों को पता है कि वो अपने साथ गलत कर रहे हैं, उसको ठीक कैसे करना है ये किसी को नहीं पता। अच्छा, मैं आई थिंक सबको ही पता है, पता भी है, ठीक है। हाँ। हम प्रैक्टिकल नहीं करते उस चीज़ का, हाँ, हमें इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं हमारे अंदर। हम क्या करते हैं, ओके पता है जी स्क्रीन टाइम इतना देना बुरा है और ये चीज़ें हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ को डैमेज करेगी, लेकिन नहीं, ठीक है, हम नहीं प्रैक्टिस करते। एक्चुअली हमें रियलाइज़ करना है, समझना है इस चीज़ को कि हमें ये कितनी ज़्यादा चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं। बच्चे देखिए, बच्चों को आप देखिए फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, बहुत कम बच्चे जो प्ले ग्राउंड्स में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चों में सोशल इंटरेक्शन ख़त्म हो गया, इवन कि फैमिली में जब गेस्ट आते हैं तो वो बैठ कर बात नहीं करना चाहते, वो बस फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। आपने देखा होगा, बड़ा कॉमन है। हम जब बड़े हैं, हम क्या, हमें पता है प्रोफेशनली इट्स फाइन, हमें बहुत, हमारी मार्केटिंग में बहुत हेल्प आउट करता है, हम चीज़ें बेहतर कर रहे होते हैं, लेकिन हम करते क्या, कितना ज़्यादा इसका एडिक्शन का शिकार हो गया कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता किस तरह डैमेज क्रिएट हो रहा है। ये जो वक्ती खुशी है ना, बेसिकली एडिक्शन इज़ वक्ती खुशी, प्लेयर है ये, वो बार बार हमें मजबूर करता है और हैप्पीनेस से हम दूर हो जाते हैं। अच्छा, ये वक्ती खुशी भी है, मुझे लगता है ट्रॉमा भी है एट द एंड ऑफ द डे। आपने, अगर मुझे याद है कि अगर मैं अपने 4 साल पहले अपने पुराने आप को देखूं, तो मुझे अगर सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ब्लॉगर या कोई भी ऐसा मेरा रिलेटिव या कज़िन है, उसने कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई चीज़ की, मैं कॉम्प्लेक्स में आ जाती थी कि हाँ, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, शी सॉर्टेड, इतने अच्छे कपड़े हैं, इतना अच्छा मतलब ये बहुत सारे लोगों का मसला है और ये ट्रॉमा है कहीं ना कहीं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहा है, ठीक है। लोगों के अंदर एक कंपटीशन को डेवलप कर रहा है, ठीक है। हमारे पास चीज़ मौजूद हो या ना हो, हम कोशिश करते हैं उसको हासिल करने की, ठीक है। एक ऐसी अनदेखी दौड़ का शिकार हो गए हम, जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को, लाइफस्टाइल को, और उसके अकॉर्डिंगली हम लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। उसके लिए हम अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला रहे हैं, हमें कुछ भी करना पड़े हम करना चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, चाहे वो कपल्स अपनी पोस्ट लगा रहे हैं, चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों की लगा रहे हैं, या आप अपनी ट्रिप की बाहर की लगा रहे हैं, आप हमेशा एक अच्छा, हाँ, आप सोशल मीडिया पे सब अच्छा ही दिखाते हैं, अच्छा दिखा रहे होते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या भी चल रहा हो आप नहीं बताते। आपने ट्रिप किया, आप तस्वीरें लगा दी, ट्रिप के अंदर क्या मिस है से वो हम नहीं बताते। ट्रिप के बाद जो आपके बैंक अकाउंट का हाल हुआ है वो भी कोई नहीं बताते, ठीक है। हम कपल्स अब ये तो बताते हैं जी हम वहाँ हैंग आउट कर रहे हैं, हम ये इस तरह बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम इस तरह वेडिंग एनिवर्सरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लड़ भी रहे हैं, वो कब कोई नहीं दिखाता हैप्पी साइड ऑफ देयर लाइफ। और फिर क्या होता है, क्या है कि जो यंग बच्चे खासतौर पर इसका बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें उस तरह की बर्थडेज करनी है, हमें इस तरह की सेलिब्रेशंस करनी है, हमें वो चीज़ चाहिए जो उस इंस्टाग्राम पे किसी की देख ली है, ठीक है। एक कंपटीशन का दौर आ गया, इस वजह से पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं और बच्चे तो सफ़र कर रहे हैं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों डैमेज हो रही है। एक तो तरीका सबसे अच्छा है, आप अब तक अपना स्क्रीन टाइम लगाएं कि हम कितना, एंड में देखिए रात को कि आपने कितना स्क्रीन टाइम किया, ये आपको एक अलार्म सेट होता है, ठीक है। दूसरा, अगर बच्चे छोटे बच्चे ख़ास तौर पे हैं तो आप ये देखें कि अपने बच्चों को पेरेंट्स ने गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। अगर पेरेंट्स अपनी क्वालिटी टाइम में मोबाइल यूज़ करते रहेंगे तो बच्चों को लगेगा कि ये खुद कर रहे हैं तो हम भी करें, ये तो बहुत सी चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप जब क्वालिटी टाइम कर रहे हो, फैमिली के साथ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आप एक जब बातचीत कर रहे हो तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो बच्चे सीख लेंगे उससे। दूसरा, बच्चों को एक बता दें कि जी बेटा ये टाइम है, इसमें आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप सोशल ऐप यूज़ कर सकते हैं, जब आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम आपको मोबाइल नहीं मिलेगा या आपको टैब नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा पेरेंट्स को चेक एंड बैलेंस होने की जरूरत है। पेरेंट्स पे कौन चेक एंड बैलेंस रखेगा जो खुद हर वक्त लगे रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए पेरेंट्स अब अडल्ट हो गए हैं ना, ठीक है। अगर ख़ास तो मैंने अक्सर फादर्स में ये चीज़ बहुत देखी है, आते ऑफिस से आते पहले लाउंज में बैठते, मोबाइल टीवी ऑन किया, साथ ही मोबाइल देखना शुरू कर दिया, और जब बच्चे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो हाँ सुन रहे हैं, हाँ
ये कैफियत होती है उनकी, ठीक है। बच्चों को इग्नोरेंस का एहसास होता है और बच्चों को लगता है ये जो मोबाइल फ़ोन है ये ज़्यादा अहम है बनिस्बत रिश्तों के। और फिर जब बच्चे वही काम कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चा हमें इग्नोर कर रहा है, बच्चे हमें टाइम नहीं दे रहा। तो अब मसला ये है कि किसी ने तो ये सब करना है। और सॉरी, मैं अब इसी सवाल पे दोबारा से आऊँगी कि चलें बच्चों पे तो माँ बाप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, डोंट यू थिंक कि हम एडल्ट्स की भी काउंसलिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जो हम अपने साथ कर रहे हैं ये हम अपने साथ तो गलत कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों और बच्चों के साथ भी गलत कर रहे हैं। देखिए पेरेंट्स को देखिए इतने अडल्ट होते हैं ना, उनको अंदर एक थ्रेशोल्ड एक अल्लाह ने सेट किया होता है, ठीक है। ये हमारे अंदर बेल बजती है कि हम चीज़ गलत कर रहे हैं, कोई भी मामला हो, चाहे मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो, हमें पता होता है कि बेल बज गई कि जी गलत हो रहा है। जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे इस चीज़ को, हम खुद नहीं अपने सेट करेंगे बाउंड्रीज, तब तक हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। आप ये देखें कि आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, मोबाइल से मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, ठीक है। आपकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है बिकॉज आप कई घंटे बैठे रहते हैं, आपको एहसास ही नहीं होता। जो रील्स चल पड़ी है ना, एक रील्स मैंने देखे लोगों को 2-2, 3-3 घंटे उस रील्स के अंदाज़ा ही नहीं होता वक्त कितना कीमती चीज़ है। आप एंटरटेन हो रहे हैं, टाइम इज मनी, हम कोई रियलाइज ही नहीं करते और हम रील्स में आकर अंडरफ्लुएंस आकर हम सारा का सारा डैमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने आप बैलेंस खुद रखें कुछ देर के लिए अपने। हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जिससे मैं कहती हूँ कि आप पूरे दिन में 2 घंटे ऐसे रखें जिसमें आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना। अच्छा, आपने स्क्रीन टाइम नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना। 2 घंटे आप 2 घंटे से उसका प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद 1 हफ्ता आप 2 घंटा नहीं इस्तेमाल करना आपने, ठीक है। उस अगले हफ्ते आप उसको 3 घंटे पे करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 4 से 5-6 घंटे का स्पैन रखें। फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे आपने नहीं यूज़ किया, उसके बाद 1 घंटा आप यूज़ करें, उसके बाद 1-1.5 घंटे के लिए फिर छोड़ दें। देखिए अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी होगी ना तो आपको कॉल ही आ जाएगी। राइट, आपको किसी ने मैसेज का फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में कोई आप काम कर रहे हैं या आपके ऑफिशियल कोई मामलात हैं या खुदा ना खासा कोई ऐसी खबर आ गई है तो आपको कॉल ही आ जाएगी ना। अगर इमरजेंसी होगी तो कोई आपको मैसेज नहीं करेगा, कॉल ही करेगा। तो इसलिए अपना चेक एंड बैलेंस खुद लगाना है। अपने स्क्रीन टाइम के जो पीरियड है उस ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएं। विद इन 2 मंथ्स आप देखिएगा आपका मसला हल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सोफिया, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जी ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें एक और ऑप्शन भी है जो कि अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आपके फ़ोन में स्क्रीन टाइम की एक ऑप्शन होती है। मुख्तलिफ ऐप्स का स्क्रीन टाइम आपके पास मौजूद होता है, आप उसको मॉनिटर करें। रोज़ाना अगर आप 4 घंटे इंस्टाग्राम पे गुजारते हैं तो उसका ड्यूरेशन चाहे आधा घंटा या 15 मिनट करके देखें। मैंने इसी तरह से कम किया है विद द टाइम, लेकिन फिर भी मैं यूज़ करती हूँ, मैं इसे डिनाई नहीं करूँगी। और एडल्ट्स का ये प्रॉब्लम है, हम सबका मसला है कि हमें इंस्टाग्राम भी देखना है, फेसबुक भी देखना है, हमें एक्टिव भी रहना है। सो वी नीड टू मॉनिटर कि हम अपनी एक्टिविटी को किस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। वी डोंट इवन रियलाइज़ का इसका कि हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच सोफिया, बहुत शुक्रिया। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से करवाएंगे जो कि सोशल मीडिया पे भी अच्छे खासे पॉपुलर हैं और ये पेंसिल से आर्ट बनाते हैं, स्केच वर्क करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनकी आर्ट भी आपको दिखाएंगे, इनसे जानेंगे भी ये कब से ये जो अपनी आर्ट है इसको लेकर चल रहे हैं आगे और किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अदील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप अदील? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दिल साहब, सबसे पहले तो अपनी आर्ट के हवाले से बताएं, आप किस तरह की, तो भी हमें जो स्केचिंग नज़र आ रही है, कब से कर रहे हैं, ट्रेनिंग ली है या शौक़ था? मैंने 2020 में मैंने स्टार्ट की थी। गॉड गिफ्टेड है, मैंने इसको कहीं किसी अदारे से नहीं स्टार्ट किया, गॉड गिफ्टेड था। प्रैक्टिस ही मैं इसको करता था घर में, तो प्रैक्टिस से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपने सोचा कैसे, क्योंकि अभी आपने बताया कि 4 साल पहले से आप ये शुरू हुए हैं। जी बिल्कुल। तो कितना आपको प्रैक्टिस करने में टाइम लगा कि आपकी इतनी फ़ाइन किस्म की स्केचिंग हो जाए? जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कोई टूल्स और कोई टेक्निक नहीं, मुझे नहीं पता नहीं था। तो मैंने जो बेसिक पेपर्स होते हैं और जो पेंसिल्स होती हैं उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने एक स्केच बनाना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे पता नहीं था इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे इसकी लेआउट बनानी है, आउटलाइंस वगैरह।
तो बेसिक मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं परफेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को इसको दिखाता था, तो वो मुझे अप्रिशिएट करते थे कि आप बेहतर बना रहे हो। तो फिर उसको मैंने कंप्लीट किया, तो अपने दोस्तों को दिखाया, उन्होंने मुझे रेटिंग दी कि आप यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हैं, तो फिर मैंने उसको इम्प्रूवमेंट किया। तो करते करते मैं अब इस लेवल पे पहुँच गया हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा स्केच उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जब आप अपनी पोस्ट वगैरह लगाते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है? लोग अप्रिशिएट करते हैं? जी बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो 100 में से 2% लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही मैं अपना काम अच्छा लोगों को दिखाना शुरू हो गया करके, तो अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 98% लोग अप्रिशिएट करते हैं। ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि एक स्केच बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? एक स्केच बनाने में अभी अप्रोक्सीमेटली मुझे 20 से 22 घंटे लग जाते हैं एक स्केच बनाने के लिए। ठीक है। और पहले स्टार्टिंग में कितना टाइम लगता था? स्टार्टिंग में मैं तो एक दिन में 5-5 घंटे भी लगा रहता था, तो 15 दिन में जाके कंप्लीट करता था। अच्छा, ओके। तो काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब मुझे टूल्स का भी पता है और टेक्निक्स का भी पता है, तो अगर एक घंटे में अगर एक दिन में 2-3 घंटे काम कर रहा हूँ तो विद इन अ वीक में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अच्छा, ये टूल्स की आप बार बार बात करें, क्या ये सिंपल पेंसिल से स्केचिंग नहीं होती? इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा बताएं। इसमें स्पेसिफिक जो शीट्स है, स्कॉलर शीट, वो यूज़ की जाती है, और डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल्स होती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की पेंसिल्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है। आउटलाइन के लिए लाइट पेंसिल डिग्री होती है, हर लेयर के लिए डिफरेंट डिग्री की पेंसिल्स होती हैं, और 10-12 पेंसिल्स से एक पूरा स्केच कंप्लीट होता है। अच्छा, जाहिर है हर एक की टेक्निक बड़ी मुख्तलिफ होती है, और आपने जैसे खुद कहा कि आपको टाइम लगा इसको सीखने में। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि उनको स्केचिंग का शौक़ होता है, लेकिन उसको आगे फर्दर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते या रिफ़ाइन नहीं करते। तो क्या टिप्स हैं कि अगर आप अच्छी स्केचिंग करना चाहते हैं और सिर्फ आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं? बेसिकली बाय प्रोफेशनल मैं लेक्चरार हूँ। अच्छा। और बाय पैशन मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, तो मैंने लास्ट टाइम अपने कुछ बच्चे हैं उन्हें मैंने इसकी तरफ लेकर आया था, तो स्टार्ट मैंने करवाया था ऑब्जेक्ट आर्ट से। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आर्ट क्योंकि इसमें देखें ना, पूरा फेशियल एक्सप्रेशन को कैच करना होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट आर्ट में कुछ ऐसा नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट आर्ट में बच्चों को पता चल जाता है कि हमने क्या चीज़ को, आउटलाइन को कहाँ से पिक करना है और कहाँ पे पेंसिल्स को यूज़ करना है, लाइट एंड डार्क। तो वहाँ से मैंने बच्चों को लेकर आया था और स्केचिंग की तरफ लेकर आया था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों ने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए थे। तो बच्चों के अंदर मेरे ख्याल से ये स्किल्स होना ज़रूरी है किसी हद तक। बिल्कुल। अच्छा, वैसे खुद करना तो चलें कंपैरेटिवली आसान होता है, जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं, टेक्निक्स बता रहे होते हैं, हर बच्चे का डिफरेंट टेम्परामेंट या कैलिबर होता है, कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है बच्चों को? चैलेंजिंग तो है, क्योंकि बच्चे को, हर बच्चा जल्दी से कैप्चर नहीं कर पाता उस चीज़ को, तो हर बच्चे के पास जाके उसे बताना पड़ता है कि यहाँ से आप क्या चीज़ को गलत कर रहे हैं या क्या चीज़ को सही कर रहे हैं, कैसे काम करना है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ये, इसको मैनेज करना। ज़बरदस्त। तो अभी आप में हमारे आगे जो स्केचेस पड़े, मैं चाहूँगी आप बताएं। ये तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का स्केच हमारे बिल्कुल लेफ़्ट पे मेरे पड़ा हुआ है। इसके अलावा भी आपने स्केचेस बनाए हैं, क्या इंस्पिरेशन थी? आप ज़ाहिर है हीरोज़ हैं हमारे ये सब लोग, तो इंस्पिरेशन बताएं अपनी। इंस्पिरेशन तो ये थी कि जब सबसे पहले मैंने स्केच बनाया था पर्सनैलिटी का, मेरे पीर साहब थे हसान साहब और कासिम अली शाह साहब का, मैंने इन दोनों पर्सनैलिटीज़ का सबसे पहले मैंने बनाया था। तो जब मैं किसी पर्सनैलिटी को स्केच प्रेजेंट करता हूँ तो वो मेरे अंदर एक जुनून आता है कि वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैं और वर्क करूँ। तो इसी तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज़ को उन्हें प्रेजेंट किए हैं, शोबिस के भी और गवर्नर्स को भी। अच्छा, तो कौन कौन से लोग हैं जिनको आप प्रेजेंट कर चुके? मैंने अभी रिसेंटली जो गवर्नर पंजाब थे बलीगुर रहमान साहब, उन्हें किया। उनसे पहले जो चौधरी सरवर थे उन्हें भी मैंने किया है प्रेजेंट। उसके बाद इफ्तिखार ठाकुर साहब, आरिफ लोहार साहब, अच्छा। जवाद अहमद साहब, सुहेल राइस साहब, और भी बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ को मैंने प्रेजेंट किया है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी हमारे नेशनल हीरो हैं, तो इन्हें भी प्रेजेंट करना था, लेकिन इनकी डेथ के बाद मैं इनका स्केच बना सका। तो इंशाल्लाह सून ही इनकी बेटी को प्रेजेंट करूँगा। शान साहब का मैंने स्केच बनाया हुआ है, उन्हें भी जल्द प्रेजेंट किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब हैं, उनका स्केच मैंने बनाया हुआ है, और भी पर्सनैलिटीज़ के बनाए हुए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब ऐसा कोई शख्सियत या ऐसा कोई भी इंसान जिसका आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप उसका स्केच बनाएं और उसको प्रेजेंट करें? ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ की थी, उन्हें कर चुका हूँ, अभी और भी है लिस्ट में। जैसे कि अभी लिस्ट
में तो अभी जो रिसेंटली मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो पीएम साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनका स्केच मैं बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इन फ्यूचर और भी पर्सनालिटीज़ के स्केच बनाऊंगा। अच्छा, जाहिर है एक आर्टिस्ट के लिए उसके काम को अप्रिशिएट किया जाना बड़ा ज़रूरी होता है, और जब आप इस तरह का आर्ट करो, आप इसको, आपने कहा कि आपका पैशन है, आप प्रोफेशनली तो कोई और काम कर रहे हैं, सो आपने सोचा है कि कभी इसकी एग्जीबिशन या दीगर चीज़ें आपने करनी है, कोई प्लान है इस तरह का? जी बिल्कुल, फ्यूचर में मैंने इसका एक पूरा फेस बनाया हुआ है। अभी मैंने अपने घर में ही अपनी एक आर्ट गैलरी बनाई हुई है, अदील आर्ट गैलरी। अच्छा। उसमें मैंने तरीक़ी शख्सियात जो हैं उनके स्केच बना के वहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं। तो अभी प्रोसेस है कि मैं और भी ज़्यादा तरीक़ी शख्सियात की जो स्केचेस है वो मैं कंप्लीट करूँ, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40, ताकि उसको डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसकी एग्जीबिशन करवाई जाए, ताकि जो लोग देखने के लिए आए उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए कि आर्ट की फील्ड के अंदर भी आना चाहिए, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होना चाहिए बच्चों के अंदर इस आर्ट के हवाले से, ताकि वो भी कुछ ना कुछ कर सकें। अच्छा, मैंने जब भी ट्रैवल किया है या मैं जब भी गई हूँ कहीं, तो मैंने देखा है वहाँ बाहर के ममालिक के अंदर बड़ा ट्रेंड है स्केचिंग को लेकर। रोड साइड के ऊपर, इवन मॉल्स के बाहर, जगह कॉफ़ी शॉप्स के बाहर इस तरह आर्टिस्ट बैठे होते हैं जो उसी बस स्केच बना रहे होते हैं, एंड दे आर वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। नो डाउट हमारे पास भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। डू यू थिंक ये कल्चर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर स्केचिंग को लेकर या इस तरह की आर्ट को लेकर? मुझे अभी 4 साल हुए इस फील्ड में आए, तो मैंने इस चीज़ को जितना देखा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आर्ट का जो लेवल है वो बहुत कम है। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर आर्ट का ये है, तो लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अब बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया के अंदर भी आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो मेरे ख्याल से हुकूमत लेवल पे इसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़े लेवल की नहीं है जो यंगेस्ट को या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर कोर्सेज़ लॉन्च करे, बच्चों को सिखाए। बड़े एक इदारे हैं जो बहुत ज़्यादा हाई नोट पे फ़ीस चार्ज करते हैं, तो इसलिए बच्चों के अंदर मेरे ख्याल से इसको इनकरेज करना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे आपके प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आपका आर्ट देख सकें वो क्या है? अदील अहमद आर्टिस्ट के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी और फेसबुक की आईडी है वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे जिनका इंटरेस्ट भी है स्केचिंग के अंदर, जो आर्टिस्ट हैं और वो सीखना भी चाहते हैं, कुछ लर्न भी करना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे इस कैमरे में? मेरा मैसेज तो यही होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हम सब के अंदर कोई 10-12 स्किल्स डाल के उसे इस रूह ज़मीन पे भेजा है। तो मेरे ख्याल से हमें अपने अंदर उस स्किल्स को फाइंड आउट करना चाहिए, उस स्किल्स को बाहर निकालना चाहिए, उसके पे काम करना चाहिए, उसे पॉलिश करें ताकि हम अपना मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकें। तो मेरे ख्याल से आर्ट की स्किल्स को भी मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अदील साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और आपका काम बहुत ज़बरदस्त है। आप इसी तरह से अच्छे अच्छे स्केचेस बनाते रहें और जो आपके फ्यूचर प्लान हैं आप उसमें कामयाब हों। अदील अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी आर्ट के हवाले से बताया, स्केचिंग करते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि बहुत सारे ऐसे तारीख़ी जो लोग हैं जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन रही है उनका स्केच बनाएंगे और फिर ये अपना कोई एग्जीबिशन भी करेंगे। सो ऐसे आर्टिस्ट को हम कोशिश करेंगे कि अपने शो के अंदर ज़रूर बुलाएं भी और इनकरेज भी करें। हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। अब आपकी मुलाकात एक और टैलेंटेड शख्सियत से करवाने वाले हैं। वैसे तो हमारे यहाँ किसी भी किस्म की अगर कोई कमज़ोरी हो या कोई जिस्मानी माजूरी हो तो हम उसको एक माशरे का प्रोडक्टिव इंसान या उसका रोल उस सोसाइटी के अंदर एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला हौसला भी देता है, हिम्मत भी देता है और कहीं ना कहीं वो कंपनसेशन भी होती है आपकी किसी और टैलेंट की शक्ल के अंदर। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं इनका शुमार भी उन्हीं बाहिम्मत लोगों में होता है जिन्होंने किसी भी तरह की जो कहले कमज़ोरी है उसको आड़े नहीं आने दिया और ये
जनाब चेस खेलती हैं, जिसे हम शतरंज कहते हैं, और ये उसकी इतनी एक्सपर्ट हैं कि इन्होंने नेशनल विमेन जो है चेस चैम्पियनशिप 2024 अपने नाम की है, और अब वो आलमी चैम्पियनशिप के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रही हैं। तो इस वक्त सबा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आप टीवी स्क्रीन पे जो फुटेज देख रहे हैं, इन्होंने जो मुकाबला जीता था, ये उसकी विजुअल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपकी मुलाकात भी सबा से करवाएंगे। सबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि वैसे तो चेस के हवाले से कहा जाता है कि ये सिर्फ मर्द हजरात ही खेलते हैं, लेकिन आप चेस खेलने की माहिर हैं। ये आपने ट्रेनिंग या आपने किसके साथ खेल खेल के अपने आप को इतना स्किलफुल किया है इस हवाले से? मेरे भाई थे सलमान, उनको बहुत शौक था और हम दोनों साथ साथ ही तमाम काम करते थे। तो और अब तो लड़कियां पाकिस्तान में बहुत खेल रही हैं और आगे आ रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से खेल रही हैं? मैं बहुत अच्छे से खेल रही हूँ। पहले मैंने सीखी तो 1975 में थी, लेकिन ऑफ एंड ऑन खेलती रही हूँ। ऑफ एंड ऑन खेलती रही हैं, तो इसमें तो बहुत आपको विजिलेंट होना पड़ता है सबा। आपकी जो टेक्निक्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। सो हाउ मच टाइम डू यू टेक इन अ डे कि आप उसमें प्रैक्टिस कर रही हैं या खेल रही हैं और अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रही हैं? हार्डी काफ़ी टाइम दरकार होता है, इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी होती है, स्टडी भी करनी होती है, और मुझे किताबें पढ़ने का इसके बारे में भी बहुत शौक़ है। ठीक है, तो आपने जो नेशनल विमेन चेस चैम्पियनशिप जीती थी, इस चैम्पियनशिप के हवाले से बताएं, कैसा मुकाबला था, कितने पार्टिसिपेंट थे इसमें? इसमें 25 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि अपने अपने प्रोविंसेस से जीत कर आए हुए थे। प्रोविंशियल मुकाबलों में जो जीते थे वो आए हुए थे, और बहुत अच्छी चैम्पियनशिप थी, बहुत अच्छी कंडक्ट हुई। हनीफ कुरैशी साहब चेस फेडरेशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चेस को आगे ले जाने का बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान। तो आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर इतना स्कोप है इस गेम को लेकर? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, उनको अगर मौका मिले तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो चैम्पियनशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने फाइनल मुकाबला जीता था, उसमें जो आपका ओपोनेंट था वो कितना आपको टफ टाइम दिया उन्होंने? हाँ, 7 गेम्स थे तो उसमें काफ़ी टफ टाइम मिला था। ठीक है, अब आप मुझे अपने नेक्स्ट कंपटीशन के हवाले से बताएं, कितनी तैयारी कर रही हैं आप उसकी, और वो चैम्पियनशिप जो आलमी मुकाबला है वो किस तरह का होगा? अब वो ओलंपियाड है, पूरी दुनिया से टीमें आएंगी, सब ममालिक की, तो वो बुडापेस्ट हंगरी में होना है सितंबर में। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी कर रही हैं आप? उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं जा सकें। तो आपकी फेडरेशन आपके इस जो आपके लिए जिसके लिए आप खेलने जा रही हैं, जिस चैम्पियनशिप के लिए, उसके लिए सपोर्टिव है? आप अपने ओन पे जाएंगी, फेडरेशन आपको भेजेगी, क्या प्रोसेस होगा? ये फेडरेशन ही भेजेगी, मैं अपने ओन पे तो नहीं जा सकती, और फेडरेशन ही टीम को भेजेगी, पूरी टीम जाएगी। ठीक है, 5 मेन प्लेयर्स और 5 विमेन प्लेयर्स होंगी उसमें। ठीक हो गया। तो आप अपनी फेडरेशन के हवाले से बताएं, किस तरह का काम करें? आर यू सेटिस्फाइड एज अ प्लेयर कि आपको इस गेम के लिए इतनी सपोर्ट मिल रही है जितनी रिक्वायर्ड है? जी, मैं बहुत खुश हूँ फेडरेशन से, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। इस्लामाबाद में भी रहने का भी मेरा जो गेस्ट हाउस में उन्होंने एकोमोडेशन दी थी वो भी बहुत अच्छी थी, और वो पूरी तरह सपोर्टिव हैं तो मेरे जाने के लिए। आपकी तरह और कितनी ख़वातीन हैं जो खेलती हैं चेस और जिस तरह से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं? अब काफ़ी सीख रही हैं। मेरी तरह की मतलब कोई फिजिकली चैलेंज तो नहीं है उनमें, लेकिन काफ़ी लड़कियां कोशिश कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं।
ज़बरदस्त, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सबा साहिबा, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप जिस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं आप उसमें कामयाब हो जी। चेस के हवाले से ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर ख़वातीन भी इसमें करी है, क्योंकि नॉर्मली चेस के हवाले से कहा जाता है कि मर्द हज़रात बहुत अच्छा खेलते हैं, दो क्या आई नो फ्यू ऑफ वेमेन जो अच्छा खेलती हैं, बट इस तरह कंपटिशन लेवल के ऊपर खेलना या करना है बहुत बड़ी बात है। तो सबा शाह से हमने आपकी मुलाकात करवाई, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।